तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजू कुमार नीट प्रिपरेशन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो पिछले लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेशन 10 किया था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट लेक्चर मैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर लाऊंगा, तो वो मेरे लिए आया। लेकिन इस लेक्चर के लिए मैं पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि इस लेक्चर में क्वेश्चंस के आंसर्स पहले ही टिक किए गए थे, तो ध्यान नहीं दिया मैंने पहले निकालने के लिए। लोग पहले से ही टिक थे आंसर्स, तो उसके डायरेक्ट मैंने आंसर्स रख दिए हैं। वैसे आपको मैं एक्सप्लेनेशन पूरा दूंगा इस लेक्चर में, तो चिंता मत करिएगा। लेकिन फिर भी आप मेरे साथ बने रहिएगा पूरे लेक्चर के लास्ट तक, तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा। ठीक है, तो ये भी हम आज का लेक्चर तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा प्रैक्टिस सेशन 11 होगा। और ये मुझे तो पता है वैसे भी नीट की डेट काफ़ी पास आ गई है, तो तैयारी करते रहिए और होप मत छोड़िएगा। और वैसे भी इसके बाद मैं फिर ये वाला पहले ये पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं, फिर उसके बाद मैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ लाऊंगा। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर वो सीरीज़ करने के बाद फिर उसके बाद और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाऊंगा। वैसे सोच रहा हूँ एक केमिस्ट्री का भी कुछ देखूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, तो केमिस्ट्री का फिर बाद में देखूँगा। लेकिन अभी बायोलॉजी का कंप्लीट पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो ये 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो आप करिए ही, साथ साथ बने रहिए, तो आगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा कि सपोर्ट करिए प्लीज़, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये देखिए, लेकिन थोड़ा छोटा है, मैं इसको पहले चेंज कर लेता है। हाँ, ये अब पढ़िए। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, कौन सी गलत है। तो हम देखिए पढ़ेंगे पूरा उसी तरह, सब वही तरह करेंगे, बस थोड़ा सा क्या है इसमें हमारा थोड़ा पोर्शन चेंज होगा कि इसमें हमें आंसर पहले से दिए होंगे, बाकी और कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा उस आंसर का, ठीक है। तो इसने कहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तब पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है, द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। बी में दिया है, इन इंसेक्ट्स सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज़, ठीक है। सी में दिया है, द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट्स एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेस। एंड डी में दिया है, द रेसिडुअल लंग एरिया इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स। तो इसको वापस अपनी PDF फाइल में लाते हैं, और यहाँ पर हमें देखिए इसका करेक्ट आंसर है, वैसे कौन सा गलत है, तो गलत है इन बी नंबर, इन इंसेक्ट करेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज़। मतलब कि इंसेक्ट में सर्कुलेटिंग जो बॉडी फ्लूइड है वो डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज़ सर्व करता है, ऐसा इसने क्वेश्चन में कहा है, लेकिन ये गलत है। देखिए मैं आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन देता हूँ इस वाले आंसर का, कि इंसेक्ट में जो बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है। बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। वो हेल्प नहीं करता सर्कुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज में, मतलब कि हीमोलिम्फ इंसेक्ट्स में बॉडी फ्लूइड तो हीमोलिम्फ होता है, और वो गैसेस को सर्कुलेशन में हेल्प नहीं करता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज़, मतलब कि ऑक्सीजन गैस को टिश्यूज़ तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, कौन सा, सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड। तो लेकिन हम ऐसा हम बता रहे हैं आपको कि ऐसा नहीं करता है, और हीमोलिम्फ कहलाता है जो बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो सर्कुलेट करता है फूड और न्यूट्रिएंट्स। क्या सर्कुलेट करता है? फूड और न्यूट्रिएंट्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होती है बाकी अलग अलग पार्ट्स में, किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एयर चैम्बर्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स। इंसेक्ट्स में जो गैसेस ट्रांसफ़र होती है, ऑक्सीजन या फिर मतलब ट्रांसफ़र होती है, वो स्मॉल स्पाइरिकल्स, स्मॉल एयर सैक्स, स्मॉल चैम्बर्स के द्वारा होती है, उन्हें कहते हैं स्पाइरिकल्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमसे ये पूछा है कौन सा करेक्ट है विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड।
तो ब्लड के बारे में इसमें ठीक कहा है। अब इसमें कहा है हीमोग्लोबिन इज़ नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड कार्बोनिक हाइड्रेट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज़ नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बोनिक हाइड्रेट्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ओनली ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड, ओनली CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड। देखिए ब्लड में ना ही पूरी तरह ऑक्सीजन होता है, ना ही पूरी तरह CO2 होता है। तो आपको ये तो तीसरा और चौथा तो बिल्कुल साफ साफ गलत समझ में आ गया, ठीक है। अब आती बात फर्स्ट और सेकंड की। तो फर्स्ट में देखिए कहा है हीमोग्लोबिन इज़ नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। कॉमन सेंस वाली बात है, आपने पढ़ा भी होगा। अगर RBC है तो ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, CO2 ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। और कार्बोनिक हाइड्रेट्स उसको भी ट्रांसपोर्ट करेगा फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, नॉट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम CO2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो मच CO2 इज कैरिड इन ब्लड येट फिर भी ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक। एसिडिक नहीं होता, फिर भी एसिडिक नहीं होता, बताइए कोई बड़ा रीज़न होगा। वैसे तो आंसर इसका होगा ब्लड बफर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन CO2 ट्रांसपोर्ट। मतलब कि ब्लड बफर करता है, मतलब pH मेंटेन करता है इन द CO2 ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द ल्यूकोसाइड के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। इट कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडियम कार्बोनेट। इट इज़ कॉन्टीन्यूसली डिफ्यूज थ्रू टिश्यूज़ एंड इज़ नॉट अलाउड टू एक्यूमुलेट, ठीक है। तो हमारा अब देखिए मैं आपको इसमें जैसे कहा है कि क्वेश्चन में कहा है कि ऑल दो मच CO2 इज कैरिड इन ब्लड, बहुत सारा CO2 ब्लड में कैरिड होता है, फिर भी ब्लड एसिडिक नहीं होता है। क्योंकि अब देखिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसका। CO2 इंटर करता है RBC में और वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मतलब कि HCO3, H2CO3, ये होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड बनाता है और फिर कार्बोनिक एसिड क्या करता है, डिसोसिएट करता है टू फॉर्म बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयंस। मतलब कि मान लीजिए H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड था हमारे पास, ये डिसोसिएट करेगा H प्लस पर और प्लस HCO3 माइनस पर, ये कहलाएगा बाइकार्बोनेट, ये कहलाएगा हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसमें डिसोसिएट करता है। डिसोसिएट करने के बाद कुछ बाइकार्बोनेट्स, कुछ बाइकार्बोनेट्स, ये बाइकार्बोनेट्स आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं राइड्रोसाइट्स में, मतलब कि RBC में। RBC राइड्रोसाइट ही होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं राइड्रोसाइट में, जबकि कुछ डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में। कुछ राइड्रोसाइट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और कुछ ब्लड प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाते हैं। द एग्जिट ऑफ बाइकार्बोनेट्स आयंस चेंज द आयनिक बैलेंस। जो इनकी बाइकार्बोनेट आयंस की एग्जिट होती है, मतलब जब निकल जाते हैं तो वे आयनिक बैलेंस को प्लाज्मा और हाइड्रोसाइट के बीच में चेंज कर देते हैं, मतलब कि इनका डिसबैलेंस कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं फिर से बताता हूँ एक बार कि जब बाइकार्बोनेट्स मतलब कि बाइकार्बोनेट्स एग्जिट करते छोड़ देते हैं, तब वो प्लाज्मा और हाइड्रोसाइट के बीच में आयनिक बैलेंस को डिसबैलेंस कर देते हैं, ठीक है। इसको रीस्टोर करने के लिए इसके बैलेंस को क्लोराइड आयन डिफ्यूज़ होता है प्लाज्मा से हाइड्रोसाइट में। इसको भी मतलब बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन, मतलब कि क्लोराइड आयन डिफ्यूज़ होता है क्या में, ब्लड में हाइड्रोसाइट, मतलब प्लाज्मा से हाइड्रोसाइट में, जिसकी वजह से pH ऑफ द ब्लड इज़ मेंटेन होता है। तो इसने कहा है ब्लड बफर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन CO2 ट्रांसपोर्ट। ब्लड का जो pH है CO2 ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, रियल बात है, क्योंकि बाइकार्बोनेट जब ट्रांसपोर्ट होगा निकलेगा तो बाइकार्बोनेट CO2 रिलीज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ब्लड बफर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन CO2 ट्रांसपोर्ट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से आपको एक बार याद लेगा, पूरा फुल इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। CO2 enters RBC and react with water to form carbonic acid, ठीक है। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स टू फॉर्म बाइकार्बोनेट एंड
hydrogen ions. Bicarbonates, some bicarbonates ions and transported into erythrocytes while some diffuse into blood plasma. The exit of bicarbonate ions change the ionic balance between the plasma and the erythrocytes. To restore the balance, chloride ion diffuse from plasma into erythrocytes. Due to this, pH of blood is maintained. ऐसा चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब ये क्वेश्चन कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रे ऑर्गन्स रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है. गिल, लंग, लिवर, स्प्लीन. बताइए. गिल्स तो हमारी बॉडी में होता ही नहीं है, तो गिल्स तो रियल में साफ आंसर इससे गलत हो गया. लंग्स होते हैं, लिवर होते हैं, स्प्लीन होते हैं. अब बताइए. देखिए मैं आपको बताता हूँ. स्प्लीन और ब्रेन, स्प्लीन और ब्रेन ये दोनों ऐसे ऑर्गन हैं जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं. ठीक है. और गिल्स होते हैं और लंग्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पिकअप करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ना कि रिसीव करते हैं. ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिकअप करते हैं, ना कि रिसीव करते हैं. फिर से बताता हूँ, ये तीन दोनों क्या करते हैं, पिकअप करते हैं, उठाते हैं, मतलब कि ना कि रिसीव करते हैं. रिसीव क्या करता है, स्प्लीन करता है. तो स्प्लीन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. स्प्लीन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जस्ट अ सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विल बी. ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का, आपको इसको याद रखना पड़ेगा. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1000 ml. ठीक है. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 1000 ml. 2000 ml होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. 4000 ml होता है वाइटल कैपेसिटी. 5000 ml होता है टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी. ठीक है. टोटल लंग कैपेसिटी होती है. ओके. ये क्या होता है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है. ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है. ये वाइटल कैपेसिटी होता है. ये टोटल लंग कैपेसिटी होता है. देख लीजिए. ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2000 ml, टोटल वाइटल कैपेसिटी 4000 ml और टोटल लंग कैपेसिटी 5000 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर CO2 कंसनट्रेशन. के लिए ट्रू कौन सा है, बताइए. मोर इन एल्वुलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर, मोर इन एक्सपायर्ड एयर देन इन एल्वुलर एयर, मोर इन इंस्पायर्ड एयर देन इन एल्वुलर एयर, मोर इन इंस्पायर्ड एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर. करेक्ट आंसर तो आपके सामने है ही है, बताना ही क्या है. मोर इन एल्वुलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर. आपको एक बात बताऊँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है एल्वुलर एयर में. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एल्वुलर में होता है 40, जस्ट अ सेकेंड, 40 mmHg. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता एल्वुलर में होता है CO2 का. ठीक है. और एक्सपायर्ड एयर में कितना होता है, एक्सपायर्ड एयर में होता है 32 mmHg. तो आप खुद देख लीजिए कि एल्वुलर का पार्शियल प्रेशर CO2 के पार्शियल प्रेशर से ज़्यादा है. तो आंसर नंबर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, मोर इन एल्वुलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर. मोर इन एल्वुलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग एन अटैक ऑफ अस्थमा देयर इज, क्या होता है, हाइपोक्सिया, एनॉक्सिया, हाइपरऑक्सिया, मोनोक्सिया. आंसर तो आपके सामने है ही है. होता है क्या, होता है हाइपोक्सिया. जस्ट अ सेकेंड. होता है हाइपोक्सिया. करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाता है. अब आपको एक बात बताऊँ कि हाइपोक्सिया में जो मतलब रीज़न ऑफ, मतलब बॉडी का रीज़न होता है वो डिप्राइव्ड हो जाता है ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई. मतलब कि उसमें पर्याप्त मात्रा से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती हाइपोक्सिया के दौरान. ठीक है. हाइपोक्सिया के दौरान क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं है, इसलिए अस्थमा हो जाता है लोगों को.
अस्थमा का अटैक हो जाता है, ठीक है। और एनॉक्सिया में क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। एनॉक्सिया में क्या होता है, एनॉक्सिया में होता है ऐसा है कि जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है। एनॉक्सिया में लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है। और हाइपरऑक्सिया में जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है वो नॉर्मल प्रेशर से बढ़ जाता है। मतलब कि आप खुद देख लीजिए, हाइपोक्सिया, हाइपरऑक्सिया और अनॉक्सिया। हाइपर मतलब हाई हो जाना, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ठीक है। और हाइपोक्सिया कम हो जाएगी, ठीक है। हाइपोक्सिया मतलब कि उसकी बराबर एडिक्वेट सप्लाई नहीं, मतलब कि वो जिस जगह पे पहुंचनी उस जगह पे कंटिन्यू नहीं पहुंच पा रही, रुक के पहुंच रही है, ये समझ लीजिए हाइपोक्सिया मतलब ये होता है। और एनॉक्सिया का मतलब तो जानते ही, कम हो जाना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑफ द लंग इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन O2 और CO2 एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड कैपिलरी। एयर और ब्लड कैपिलरी में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, ब्रोंकी, ट्रैकिया, एल्वुलाई और सेकेंडरी ब्रोंकियाई। आंसर आपके सामने है ही है कि एल्वुलाई इज इन्वॉल्व। जो क्या होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है O2 और CO2 एक्सचेंज में बिटवीन एयर और ब्लड कैपिलरी। मतलब कि एयर और ब्लड कैपिलरी के बीच में एल्वुलाई होता है, जो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है O2 और CO2 के एक्सचेंज में, ठीक है। एल्वुलाई ऑफ लंग्स आर लाइंड बाई, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, कि स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होती है, ना कि सिंपल एपिथेलियम से, ना ही क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, ना ही कॉलमनर एपिथेलियम से। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से हमारी क्या होती है, एल्वुलाई ऑफ लंग्स लाइंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है रेट ऑफ ब्रीथिंग, CO2? ना, बिल्कुल नहीं। CO2 कहाँ से कंट्रोल करेगा भाई, CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, CO2 नहीं होगा। मस्कुलर फंक्शन, भाई साहब ब्रीथिंग मस्कुलर फंक्शन का वर्क है, लेकिन हमारी बॉडी में मसल्स तो और भी जगह पर हैं। अगर हमारी ब्रीथिंग ही मस्कुलर मसल से कंट्रोल होने लगेगी तो हम लोग ब्रीथिंग को अपने हाथ में नहीं ले लेंगे, तो कहाँ से ये चीज़ हो सकता है, ये भी नहीं, इज इट इम्पॉसिबल। स्ट्रेस, भाई साहब आज के डेट में जितना स्ट्रेस है कि हद से ज़्यादा, स्ट्रेस तो इतना है कि हद से ज़्यादा, आप तो समझ नहीं सकते। वैसे हम आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है कि स्ट्रेस, नीट का पेपर का स्ट्रेस कौन समझ सकता है, बताइए आप लोगों से ज़्यादा। आप लोगों को तो टॉपर बनना है भाई साहब, आप लोगों से ज़्यादा स्ट्रेस कौन समझ सकता है। तो स्ट्रेस भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, कुछ नहीं हो इसमें से, कोई भी ऐसे नहीं है कि जो कंट्रोल करेंगे, सब गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन लंग्स इज, आंसर तो आपके सामने ही है, 4600 होता है। लेकिन आपको बताता हूँ ये कैसे निकलता है। देखिए इसको हम निकालते हैं, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। सबसे पहले इसका आप सुन लीजिए फॉर्मूला, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी होती है। आपको मैंने पहले बताया था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 3000 ml। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 500 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 1100 ml। आप टोटल इसको करेंगे तो आ जाएगा 4600 ml, 4600 ml विच इज़ द वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000, टाइडल वॉल्यूम 500, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100, टोटल इज 4600 ml। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड बढ़ जाएगा, CO2 कंसंट्रेशन, तो ब्रीथिंग क्या होगा, सैलो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कि धीमे हो जाएगी और गहरी होने लगेगी, कि फास्ट हो जाएगी और गहरी होने लगेगी। तो आंसर तो आपके सामने है ही है कि फास्ट हो जाएगी और डीपर हो जाएगी। आपको इससे एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जब CO2 कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी तब ब्रीथिंग फास्ट हो जाएगी और डीपर हो जाएगी। तो लेकिन if the effect of CO2 increase to decrease the affinity of hemoglobin for oxygen,
समझ में कुछ नहीं आया, समझाते हैं। अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो जो ऑक्सीजन की मतलब कि एफिनिटी है, ऑक्सीजन की एफिनिटी है जो बाइंड मतलब कि बाइंड करने की हीमोग्लोबिन के साथ, वो कम हो जाएगी। अगर बाइंड करने की एफिनिटी कम हो जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ, तो हीमोग्लोबिन मतलब कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो गई, तो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से बाइंड करने के लिए हमें और गहरी सांस लेनी पड़ेगी, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन हो, तो CO2 कंसंट्रेशन कम हो। इसी वजह से हमें सांस गहरी लेनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा फास्ट लेनी पड़ती है, ठीक है। और ये CO2 की कंसंट्रेशन किससे किससे पता चला था? ये पता चला था बोहर्स इफेक्ट से, बोहर्स इफेक्ट से, बोहर्स जस्ट अ सेकेंड इफेक्ट से पता चला था CO2 कंसंट्रेशन, ठीक है। और मैं आपको क्या बता दूँ कि जो रिलीज इन रेस्पायरिंग टिश्यूज एक्सेलरेटेड द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन बाय फास्टर एंड डीपर ब्रीथ। वही चीज़ें जो आपको बताया मैंने कि जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ तक कि डेथ तक हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि बंद कमरे में कभी भी कॉइल वॉइल को जला के नहीं रखना चाहिए, कि चारों तरफ का कमरा बंद किए दे रहे हैं, कॉइल जला के रख दे रहे हैं, तो इससे CO2 की कार्बन मोनोऑक्साइड की यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ती है, ना कि CO2 भी होती है, लेकिन मेन कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो हमारे लंग को बहुत हार्मफुल करती है। यह भी कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करने देती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और जहाँ तक डेथ तक हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा हार्मफुल है ये दोनों गैसेस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन? कहाँ पर पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है? अरे भाई साहब साफ आंसर है यार, ह्यूमन में ही होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, स्पॉन्जस में नहीं होता, फिश में तो कहाँ होता है, सिलेंटेटर में नहीं होता। सीधी सीधी बात इसमें क्या है, ठीक है। आपको पल्मोनरी रेस्पिरेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन और CO2 डिफ्यूज़ होते हैं इन एंड आउट ऑफ द ब्लड। पल्मोनरी रेस्पिरेशन में अब देखिए, रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो, सिर्फ और भी कह सकते हो, लेकिन मेनली ह्यूमंस में होती है रेस्पिरेशन, और बाकियों में ब्रीदिंग होती है, ठीक है। बाकियों में ब्रीदिंग होती है और रेस्पिरेशन ह्यूमन, ऐसा नहीं है, ह्यूमन से भी ब्रीदिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं स्पॉन्जस, सिलेक्ट्रेटा, ये सारे एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री इनकी होती है, और इनमें डिप्लोब्लास्टिक, लेकिन ऑर्गन्स कहाँ होते हैं भाई? इनमें रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स होते ही नहीं है, ये पानी में रहते हैं अक्सर, ठीक है। पानी वाले रेस्पिरेशन कहाँ ज़्यादा करते हैं, लेकिन अब ऐसे फिश गिल्स से करती है, ना कि लंग्स होते हैं इसमें, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन नहीं होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन में फ्लो ऑफ ब्लड भी होता है जो कि इन्वॉल्व होता है, लेकिन इनमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ह्यूमन। अगला क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इनहेल्ड। अरे ये तो डायरेक्ट बहुत सिंपल से, यानी 55 से आप पढ़ा 21% इनहेल करते हैं। अब क्या है इसमें? 79% नाइट्रोजन होती है, ठीक है, 79% नाइट्रोजन होती है, 4% CO2 होता है, नाइट्रोजन होती है, 16% हम लोगों का एक्सहेल्ड ऑक्सीजन होती है। ये क्या होता है? इनहेल्ड, ये होती है इनहेल्ड, ठीक है, और ये होती है एक्सहेल्ड। जब हम बाहर CO2 निकालते हैं तो उसमें मेनली कितनी होती है? इससे मेनली 16% O2 होती है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यस, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच alveolar valve आर डैमेज ड्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज? रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, तो अस्थमा, एम्फाइसीमा, सिलिकोसिस, न्यूमोनिया। इस एम्फाइसीमा होता है क्या? क्रोनिक डिसऑर्डर होता है एक प्रकार का। ये मेनली किससे कारण होता है? स्मोकिंग का। जब ज़्यादा लोग स्मोकिंग कर लेते हैं तो उनकी रेस्पिरेटरी जो लंग्स होते हैं उसमें काफ़ी सारा मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब फालतू की गैसेस कलेक्ट होती रहती हैं। आपने कभी देखा होगा, भले ही आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ एक, तो आप सब देखा भी होगा, आप कभी बोतल लीजिएगा, बोतल के नीचे से छेद कर दीजिएगा, ढक्कन के ऊपर थोड़ा छेद कर दीजिएगा, ढक्कन के ऊपर छेद इतना करिएगा कि सिगरेट लग जाए एक तो,
ठीक है। और वो सिगरेट को जला लीजिएगा, नीचे से छेद रहेगा बॉटल में छेद में हाथ लगा लीजिएगा। अब धीरे धीरे मतलब बॉटल के छेद को एक साइड सिगरेट जब जलने लगे अच्छे और धुआं निकलने लगे उससे, तो उस सिगरेट को जो जैसे धुआं निकलता है वो बाहर रखिएगा, जैसे पीते हैं वो अंदर रखिएगा, ठीक है। अब बॉटल फुल रखना, थोड़ा जगह छोड़ना हल्का फुल्का, बाकी फुल रखना बॉटल। अब बॉटल को नीचे से हल्का छेद रखना कि धीरे धीरे पानी निकले, इकट्ठा मत निकले। तो इकट्ठा मत निकले और फिर उसको छेद को छोड़ देना। जब धीरे धीरे पानी निकलेगा आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ से जब क्या कहते हैं उससे सिगरेट से जो पीछे साइड से फिल्टर से वहाँ से धुआं एब्जॉर्ब होगा और उस बॉटल में भर जाएगा। फिर उसके बाद जब जहाँ पूरी तरह पानी निकल जाए तो फिर उसमें पानी के बाद उसमें फिर बंद कर लीजिएगा। जब पानी निकलने के बाद फिर जब नीचे वाला छेद है उसको बंद कर लीजिएगा और ऊपर वाले छेद में वो सिगरेट हटा करके वहाँ पर टिश्यू लगा दीजिएगा। और टिश्यू लगाने के बाद थोड़ी देर बाद आप नीचे वाला छेद छोड़ दीजिएगा, ऊपर वाले छेद में देखिएगा हटा के टिश्यू, आपको येलो कलर का कुछ दिखेगा लिक्विड टाइप का। वही लिक्विड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो पूरी तरह गैस बर्न नहीं होता है और हमारे लंग्स में कलेक्ट हो जाता है और मेनली कॉज करता है एम्फाइसीमा। ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। वैसे जहाँ तक मेरे हिसाब से आपने देखा ही होगा, टीचर से पढ़ाया होगा, दिखाया भी होगा, लेकिन फिर भी आप करके देखिएगा एक बार घर में। क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बॉटल लेनी है, ढक्कन में छेद करना है, ऐसा छेद करना है क्या कि सिगरेट एक तो लग जाए। घर वालों से याद करा कि सिगरेट पीने के लिए लाए हैं, ये कहते हैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है। सिगरेट ऊपर से लग जाए और नीचे से ऐसा छेद करना कि पानी हल्का हल्का निकले, बहुत स्पीड मत निकले, थोड़ा निकले, धीमे निकले, बराबर फ्लो, कंटिन्यू फ्लो रहे पानी का, ठीक है। तो अब फिर पहले पानी दबाना, सिगरेट लगाना, सिगरेट जलाना, फिर उसके बाद सिगरेट जला के जब धुआं निकलने लगे सिगरेट से, फिर धीरे धीरे पानी छोड़ देना, पानी निकल जाए पूरा, लास्ट में नीचे से बंद कर लेना, ऊपर से सिगरेट हटा के टिश्यू लगा लेना। टिश्यू के बाद फिर आप थोड़ी देर बाद नीचे से भी खोल देना, फिर ऊपर से टिश्यू हटा के देखना, तो आप देख लेंगे कि साफ साफ दिख जाएगा एक्सपेरिमेंट क्या आंसर है। तो काफ़ी देर हो गई और इसमें एम्फाइसीमा इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सॉरी फॉर बताने के लिए एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट काफ़ी बड़ा, काफ़ी टाइम ले गया, तो उसके लिए सॉरी। बाकी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, मज़ा आएगा बहुत। और फिर आप तो बायो के भाई साहब, बिना एक्सपेरिमेंट के आप तो इलाज कर ही नहीं सकते। डॉक्टर्स हैं आप, डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, तो आप तो बिना एक्सपेरिमेंट के इलाज कर ही नहीं सकते। तो तैयार रहिए हथियार लेकर के, बस एग्ज़ाम मिल जाए, बस ये समझ लीजिए फोड़ना है, डायरेक्ट फोड़ना है, हार नहीं माननी है, फोड़ना है। तो और आइए बैक टू द क्वेश्चंस। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस आर करेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स इन डैश, ए नंबर अपर पार्ट, बी लोअर पार्ट, सी बेस ऑफ लंग्स, डी मेडिस्टेनम। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहाँ में होती बताइए? ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती अपर पार्ट में, क्योंकि जब हम कोई भी वर्क कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे ऊपरी हिस्से में ही सबसे पहले डैमेज होता है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती एक्सपोजर ऑफ पोटेंशियल हार्मफुल डिजीज़, मतलब कि जब कुछ भी डिजीज़ होती है सबसे पहले आप एक बात आइए, कोई प्रॉब्लम होगी सबसे पहले आउटर लेयर में होगी, सबसे पहले डायरेक्ट इनर में होगी, बड़ी बात है कि आउटर में होगी। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ मान लीजिए आप कोई कहीं खेत कि उसमें खदान में काम कर रहे हैं जहाँ पर बराबर धूल उड़ती, कंटिन्यू धूल उड़ती है, तो सबसे पहले आपके लंग्स के अपर लेयर में पहुँचेगा, एल्वोलाई के अपर लेयर्स में लगेगी, कुछ भी चीज़ होगी अपर लेयर में लगेगी, अपर लेयर पर डैमेज करेगी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ सबसे पहले अपर लेयर में ही होती है। मैं आपके ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के एग्जाम्पल बताऊँ, फ्यूम्स, डस्ट, सिलिकोसिस, एस्बेटॉस, स्पेलिंग बता देता हूँ एस्बेटॉस की, जस्ट अ सेकेंड, ASBESTOS, एस्बेस्टॉस, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ब्रीथिंग नॉर्मली एट रेस्ट टेकिंग इन एंड एक्सपेल अप्रॉक्सीमेटली हाफ अ लीटर ऑफ एयर, ठीक है, हाफ अ लीटर ऑफ एयर एक्सपेल कर देता है ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेटरी साइकिल, तो उसे क्या कहते हैं? तब क्या होता है टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं होगा, वाइटल कैपेसिटी भी नहीं होगा, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है पहले आपको बता चुका हूँ मैं, 500 ml होता है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है, किसमें? एडल्ट यंग मैन में, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम की सभी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से सबसे कम वैल्यू होती है। बाकी आप इंस्पायरेटरी का आपने देखा कि 3000 होती है, ठीक है। एक्सपायरेटरी की भी आपने देखा था 1100 होती है, और वाइटल कैपेसिटी आपने देखा था 4600 होती है, सबकी बॉडी की होती है, लेकिन टाइडल वॉल्यूम सबसे कम होती है। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द वेरी लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स,
आपको ध्यान रखना होगा टाइडल वॉल्यूम की होती है कितनी 500 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, जब आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड, ब्लड में कौन सी गैस चेंज होती है इसमें से, वुड फर्स्ट सबसे पहले लीड टू अर्ज टू ब्रीथ, इसकी वजह से हमें सांस लेना पड़ जाता है। फॉलोइंग O2 कंसंट्रेशन, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन, फॉलोइंग CO2 कंसंट्रेशन, राइजिंग CO2 एंड फॉलोइंग O2 कंसंट्रेशन। आंसर तो आपका है ही, कहना क्या है इसमें, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन। जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तब ये वो चीज़ होता है। तो एक बात बता हूँ कि जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमारा कीमो, जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमारे जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो आयोटा में प्रेजेंट होते हैं और कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को। मतलब कि क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर को इसलिए स्टिमुलेट करते हैं हमारे एओर्टा और कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से लंग्स में या फिर मतलब कि बॉडी में बराबर ऑक्सीजन की डिमांड नहीं पहुंच पाती है, और इससे बॉडी की मतलब बॉडी में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा और यहाँ तक कि डेथ होने की चांसेस हो सकती है। जब आप ज़्यादा, अब आपको एक बात बताऊँ, आप कभी भी लाइफ में सांस रोक के नहीं मर सकते, क्योंकि हमारे कीमो रिसेप्टर्स इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि आपको रोकने ही नहीं देंगे, वो तुरंत एक्टिव होकर तुरंत फंक्शन करेंगे और आपके रिलीज ऑफ O2 हो जाएगी, CO2 हो जाएगी। ठीक है, तो आप कभी भी सांस रोक के मर नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा बात को। आप फांसी लगा कर सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, एवरीथिंग कर सकते हैं, लेकिन सांस खुद से रोक के बिना कुछ किए आप कभी नहीं मर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CO2 इज़ रिलीज ड्यूरिंग, कब रिलीज होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन में, एनाबॉलिक रिएक्शन में, एम्फीबॉलिक रिएक्शन में, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट में। भाई सब बनी बात है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक में होती है, एम्फीबॉलिक में होती है, तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। वैसे आंसर कैटाबॉलिक एनाबॉलिक में होगा, उसमें रिएक्ट होगी। जस्ट अ सेकेंड, अरे यार शिट, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथेड इक्वल विद मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सपिरेशन, अमाउंट ऑफ इक्वल टू ब्रीथिंग विद मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सपिरेशन। मतलब कि यहाँ पर हमसे पूछा गया किसके बारे में, पूछा गया वाइटल कैपेसिटी के बारे में। आपको पहले फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं कि वाइटल कैपेसिटी होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लेकिन इसका लिखने का तरीका IRV TV ERV ITE, IIT होता है ना, IIT, सिमिलरली ITE। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। जस्ट अ सेकेंड, कौन सा आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा बी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा क्या करता है मेन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन करता है लंग्स में, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मस्ट सेल इन द लंग्स, ए फंगल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, इफ एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। अस्थमा करता है एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मस्ट सेल, जस्ट अ सेकेंड, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मस्ट सेल इन द लंग्स, लंग्स में एलर्जिक रिएक्शन करता है। कौन करता है, अस्थमा करता है। और अस्थमा को एक बात होता है, अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पैज्म ऑफ ब्रोंकी मसल, ब्रोंकी मसल में स्पैज्म मतलब कि क्या कहता है, ब्रोंकी मसल्स में ब्लॉक टाइप का करता है अस्थमा, क्योंकि इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन रिलीज होती है मस्ट सेल से, मस्ट सेल से इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन रिलीज होती है जो कि एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करती है। और हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द एलर्जी, हिस्टामिन नाम का जो हार्मोन होता है वो मेनली क्या अमीनो एसिड हिस्टामिन होता है, ना कि हार्मोन होता है, अमीनो एसिड होता है, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है क्या के लिए, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन, और आई होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, बट मैंने फिर भी बहुत कोशिश की इस लेक्चर्स में कि कितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ, जितना मेरे से हो सका मैंने आपको दिया। तो इसके लिए फिर भी सॉरी कहूँ कि आपको आंसर्स पहले ही मिल गए थे, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि आंसर डायरेक्ट लिखे थे तो आपको ज़्यादा सोच नहीं पाया आप, उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा। बट फिर भी मैंने आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। तो
बाकी थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। तो आप कभी वीडियो देख रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहूँगा कि लास्ट में एडवाइस यही रहेगी, लर्न एवरी डे। चाहे आप थोड़ा थोड़ा याद करिए चाहे पूरा याद करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद करिए, वो ज़्यादा सफिशिएंट है और ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो अगला हम लेक्चर लाएंगे किस पर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पर। तो बने रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। और नीट क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के दिखाना है। सिलेक्शन होगा होगा होगा, ये सोच लीजिए बस। बाकी दुनिया कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की डेट में यूट्यूब है भाई, यूट्यूब है, आज इंटरनेट है, सब कुछ है। तुम्हारे पास मोबाइल है एक और तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास सब कुछ है, दुनिया है तुम्हारे पास। मैं तो कहता हूँ तुम कुछ नहीं करना, यूट्यूब है भाई साहब, पढ़ो उससे। इतने क्वेश्चंस हैं, पढ़ो करो। मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ, सब कुछ कराऊँगा, चिंता मत करिएगा। लेकिन हार ना माने के लास्ट मोमेंट तक, मैं आपसे यही कहूँगा। तो ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लोकोमोशन मूवमेंट पर। और जाने से पहले यार सब्सक्राइब तो कर दो, लाइक तो कर दो वीडियो को यार, हमें भी कुछ हेल्प का याद हो। ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।